नमस्कार। कार्यक्रम लाल किताब संहिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान परेशानियों से मुक्त रहना चाहता है, लेकिन जितना वो सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है उतनी ही ज्यादा परेशानियां उसके पास आती जाती हैं। कभी धन को लेकर परेशान, कभी करियर को लेकर परेशान, कभी बच्चों को लेकर परेशान, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी परेशानियां इंसान को दुखी रखती हैं और वो अपने दुखों के निवारण हेतु अक्सर ढोगी बाबा या फिर पाखंडियों के चक्कर में फंस जाता है। पर आज इस मंच के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपको एक सही ज्ञान दे सकें, आपको ज्योतिष का सही ज्ञान दे सकें, ताकि आप जब किसी से भी मुलाकात करें कोई आपको ठग ना पाए। इसीलिए यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी महान शख्सियत है जो कि ज्योतिष का सही ज्ञान आपको देंगी। एक ऐसे महान ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, लाखों लोगों को सही मार्ग दिखाया है, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं महान ज्योतिषाचार्य गौतम मोहन जी की। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। अब चूंकि आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, वक्त की बहुत कमी होती है, स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो यहां पर आते हैं। मैं चाहती हूं आप इस सुनहरे अवसर का पूरा फायदा उठाएं। जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि एक फोन, एक नंबर आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। आचार्य जी, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा है कि लोग जो हैं वो अपनी जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ वहाँ कहाँ नहीं घूमते, और नतीजा ये होता है कई बार तो लोग इतने लोगों के पास जा चुके होते हैं, इतने बाबाओं, इतने ढोंगी लोगों के पास जा चुके होते हैं, एक दिन हार कर निराश होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी समस्याओं के साथ ही ठीक हूँ, मुझे किसी के पास नहीं जाना। एक इंसान को कैसे ज्ञान हो कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरीके से वो अनुभव करे? एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि जब आप किसी के पास जाते हो तो खर्चा कितना इन्वॉल्व है उसमें, यानी कि आपका बजट क्या है। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको हजारों लाखों रुपए का खर्चा बताता है तो इस समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा स्वार्थ जुड़ा है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर का स्वार्थ उसमें ज़्यादा जुड़ा है और आपका स्वार्थ या आपका जो अर्थ है वो कम सिद्ध होने वाला है। ज्ञान की उतनी ही कीमत लेनी चाहिए जितनी योग्य हो। यदि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, कर्मकांड, हजारों लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, तो आपको इतना तो अवश्य उस समय ज्ञान हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप गलत जगह फंस गए हैं। हमारा लक्ष्य है आपको सही ज्ञान देना। हम उन उपायों के चक्कर में आपको नहीं डालते कि आप इतना पूजा पाठ, इतना कर्मकांड, इतने यज्ञ, इतने हवन, ये सब चीज़ें करवाएं। लाल किताब संहिता एक ऐसी दिव्य पुस्तक है या एक ऐसी दिव्य कुंडली है आपकी जो आपको बताती है बड़े ही सरल और सटीक उपाय, और वो सस्ते भी हैं। उसमें आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं। आप नहीं कर सकते तो आपका कोई खून का रिश्तेदार भी उसे कर सकता है। कोई विदेश में है आपका रिश्तेदार, वो नहीं कर पा रहा तो आप यहाँ इंडिया में बैठे उसके लिए कर सकते हैं। लाल किताब संहिता की कॉस्टिंग भी हमने बहुत ही कम रखी है, अर्थात 5 साल का भविष्यफल और 3100 रुपये, 10 साल का भविष्यफल और 5100 रुपये, 25 साल का भविष्यफल और केवल 11,000। अर्थात आप अपने भविष्य को, 1 साल के भविष्य को केवल 400-500 रुपये में ही ठीक कर सकते हैं। आपको 5 प्रकार के उपाय इसमें प्राप्त होते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार, लाल किताब ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार, फेंग शुई के अनुसार और भाग्य रत्नों के अनुसार, अर्थात 5 शक्तियों को जोड़कर आपके भाग्य को बढ़ाने का इसके द्वारा प्रयास किया जाता है। अब आप ही समझ लें कि कितनी कम कीमत हमने रखी है केवल आपको इसका फायदा पहुंचाने के लिए। हम ना तो आपको ऐसे किसी बड़े खर्चों में डाल रहे हैं कि लाखों रुपए आप खर्च करके और फिर आप ठंडे होकर बैठ जाएं कि अब भाई अब तो हमारी जेब में कुछ नहीं रह गया, अब हम क्या करें। तो ऐसे पाखंडियों से बचें। पहली बात तो ये है कि जो लाखों का खर्चा पहले तो आपसे करवा रहे हैं। लाल किताब संहिता में जो भी उपाय करने हैं आपने अपने लिए ही करने हैं, और वो उपाय भी ऐसी कि कोई चीज़ आप मंदिर में दान कर दें या कोई पानी में बहा दें या कहीं कोई दबा दें, इस तरह के उपाय, या कोई स्टोन आप धारण कर लें, वास्तु की कुछ चीज़ें इधर से उधर रख दें या घर की कुछ चीज़ें आप इधर से उधर रख लें, उसी तरह फेंग शुई की कुछ वस्तुएं। तो इस तरह से वो साधारण उपाय हैं जो आप रूटीन में रोज ही करते हैं
उनका प्रयोग भी आप करते हैं। और जब आप प्रयोग करते हैं तो केवल उनके स्थान का परिवर्तन या सही समय पर सही तरीके से उसे धारण करना, या आप दान करते हैं तो सही समय पर और सही वस्तु का दान करना, केवल ये सब बातें उसमें बताई जाती हैं। खुशियां जो हैं वो बेशकीमती होती हैं, पर उन्हीं खुशियों को पाने के लिए इंसान कई बार कुछ ऐसे उपाय करता है जो कि उन खुशियों से कहीं बड़े हो जाते हैं, कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। परेशानियां छोटी सी होती है लेकिन उपाय बहुत बड़े होते हैं। पर लाल किताब संहिता में आपको जो उपाय बताए जाते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, सटीक होते हैं और चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में लाते हैं। अभी आचार्य जी यहाँ पर ये चर्चा मैं यूं ही जारी रखूंगी, पर एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाल किताब संहिता में। हेलो, आप अपना नाम हमें बताइए। हाँ, मेरा नाम तो आर.के. अग्रवाल है। मुझे अपने बेटे के विषय में पूछनी है जी। मेरे बेटे का नाम जो है मोहित अग्रवाल है। जी, मोहित अग्रवाल है बेटे का नाम। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? हाँ पंडित जी प्रणाम। जी, अच्छी बात। हाँ, 28 नवंबर 1987 उनकी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी। ठीक है। और 8:40 मॉर्निंग में समय है। जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरठ का है। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी प्रश्न ये है कि मेरा बेटा जो ओरेकल कंपनी में काम कर रहा था और करीब उसने 2.25 साल काम किया ओरेकल कंपनी में, बैंगलोर में। अच्छा, और उसकी जो है अचानक 31 जुलाई को तो टर्मिनेशन उसका हो गया, उसको तो हटा दिया गया नौकरी से। अच्छा। तो पंडित जी अगस्त सितंबर का लगभग 3 महीना हो गया, उसको अब तक जॉब नहीं मिला है। वो बहुत परेशान है और उससे ज्यादा हम लोग मतलब परेशान है, मैं और वाइफ दोनों। तो पंडित जी मुझे आपसे केवल हाथ जोड़ के यही पूछना है कि उसकी जॉब कब तक जो है लग जाएगी। देखिए, मैं इसकी वर्ष कुंडली पहले देख रहा हूँ कि इस साल की कुंडली के अंदर जिस साल में इसका जॉब गया, भाग्य केवल 27% शुभ था, अर्थात काफी कमजोर भाग्य था। बुध, शुक्र, चंद्रमा और केतु, ये 4 ग्रह यहाँ पर खराब थे, क्योंकि बुध 12वें घर में बैठा था। सबसे बड़ा कारण ये था जॉब जाने का। दूसरा, शुक्र जो लक्ष्मी कारक ग्रह था वो भी मंदा था पहले घर के अंदर, तो इसलिए भी जॉब जाने में की समस्या है इनको। अब हमें वो जो पिछला साल चला गया इनका 28 नवंबर को, अभी 28 नवंबर तक बाकी इनका समय पड़ा हुआ है, यानी कि कुछ एक दिन ही बाकी पड़े हैं, 20 दिन। पर मैं चाहूंगा कि अगला साल अवश्य सुधार लें। अब जो हो गया वो पीछे हो गया। अगले साल जो इनके उपाय होंगे वो अगली 28 नवंबर के बाद ही शुरू होंगे। अगले साल में इनका सूर्य खराब है और राहु खराब है। हमें सूर्य और राहु दोनों को शुभ करना होगा। राहु को शुभ करने के लिए हमें सिक्के के 8 टुकड़े लेने चाहिए, 500-500 ग्राम के, और 4 सूखे नारियल लेने चाहिए। इनको नदी में हम बहा दें। यूं तो उपाय और भी हैं, बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं, जो हम लाल किताब संहिता के माध्यम से ही जा सकते हैं, लेकिन जो इसी समय आपको उपाय करना बनता 28 नवंबर को है, वो है 4 किलो सिक्के के 8 टुकड़े और 4 नारियल। इनको आप नदी में बहा दें, इनका राहु यहाँ पर शुभ हो जाएगा। और 10 अंधों को खाना खिला दें। इस तरह से इनका सूर्य और राहु दोनों शुभ हो जाएंगे। और जो इस साल में इनका भाग्य कमजोर है, क्योंकि 7% पर है केवल भाग्य, बहुत कमजोर भाग्य है, हमें इसको ठीक करना होगा। लेकिन पहले अशुभ ग्रहों को हम ठीक करें। पूर्ण रूप से आप ठीक करना चाहते हैं तो लाल किताब संहिता का आप अवश्य सहारा लें। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो खराब ग्रह हैं केवल उन्हीं का उपाय करें, तो यहाँ पर सूर्य और राहु का जो मैंने उपाय बताया आप वो करेंगे तो 7% से भाग्य बढ़ेगा। इनको कहीं ना कहीं अवश्य सहायता मिलेगी। नौकरी भी इनकी लग जानी चाहिए और इनकी परेशानियां भी इससे कम होनी चाहिए। जी आचार्य जी, ये जो मोहन एस्ट्रोलॉजी है ये सभी परेशानियों का समाधान लेकर आई है लाल किताब संहिता के जरिए। लेकिन मैंने सुना है, बल्कि मैं जानती हूँ, सुना नहीं है जानती हूँ, पर हमारे बहुत से दर्शकों के मन में एक सवाल है कि इसके अलग अलग 3 मॉडल्स क्यों हैं लाल किताब संहिता के? उन मॉडल्स को अलग अलग करने का लक्ष्य हमारा यही है कि हर व्यक्ति का बजट की एक लिमिट है। कोई ज़्यादा खर्च कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई कई सालों का भविष्यफल जानना चाहता है और कहीं कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पहले इसे आजमा कर देख लूं। यदि आपको 5 वर्षों का अपना भविष्यफल वास्तु, लाल किताब, फेंग शुई, भाग्य रत्न आदि से चाहिए तो आप गोल्ड मॉडल में जा सकते हैं, जिसकी कीमत हमने रखी है सिर्फ 3100 रुपया। 3100 अर्थात आपके 5 साल 600 रुपया पर साल का आपका खर्चा आएगा सिर्फ। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले 10 वर्षों का भविष्यफल लें तो उसकी कीमत है डायमंड मॉडल में 5100 रुपया, अर्थात 500 रुपीज पर ईयर। यदि आप चाहते हैं
25 सालों का भविष्यफल, उसकी कीमत है 11,000। इन सभी में आपको लाल किताब के उपाय, वैदिक ज्योतिष के उपाय, भाग्य रत्नों के उपाय, वास्तु और फेंग शुई जन्म कुंडली के अनुसार भी और वर्ष कुंडली के अनुसार भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सुरक्षा चक्र के उपाय, क्या करें क्या ना करें, न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस, आपको मकान योग, मकान कब बनाएं कब ना बनाएं, बनाएं तो क्या उपाय करें, विवाह का योग, गंडमूल के उपाय, काल सर्प दोष के उपाय, ट्रांसफर योग, ये बहुत सारी चीज़ें आपको लाल किताब संहिता में प्राप्त होती हैं। इस तरह से आप लाल किताब संहिता की सहायता लेकर बड़े थोड़े एक बजट में आप अपने भाग्य को कई वर्षों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप लोग भी खुशहाल जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, हंसता खेलता जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो लाल किताब संहिता एक बार जरूर आप अपने जीवन में शामिल कर देखिए। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं कर चुकानी है, बल्कि बहुत ही छोटी सी सहयोग राशि पर आप मोहन एस्ट्रोलॉजी में इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो एक सहयोग राशि है, ये आप जैसे लोगों का भविष्य संवारने के लिए ही मोहन एस्ट्रोलॉजी आपसे ले रही है। बहुत ही कम सहयोग राशि पर आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। कुछ आसान से उपाय, चमत्कारिक उपाय आप जान सकते हैं। अपने जीवन को आप देख सकते हैं। एक आईना होगा आपका जीवन, जिसमें कि आप अपने हर पल को देख पाएंगे, अपने हर साल को देख पाएंगे। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, आप ये जरूर जान पाएंगे। तो लाल किताब संहिता आप ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, यहां पर फोन करना चाहते हैं, तो जल्दी से फोन उठाइए। यहां का नंबर भी बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। फोन अगर नहीं लग पाता, निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत से कॉलर्स हैं जो कि अपना यहां पर क्वेश्चन करते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, आचार्य जी से बात करते हैं। आचार्य जी इतना कीमती वक्त निकाल कर आप लोगों के सामने आते हैं। तो फोन अगर आपका नहीं लग पाता, निराश होने की जरूरत नहीं, आप आचार्य जी से फिर भी बात कर सकते हैं। उनका नंबर भी बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। अभी आचार्य जी, बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर उनके ही जीवन में क्यों इतने दुख आते हैं। उसका जवाब हम आपसे एक पहले एपिसोड में जान चुके हैं कि क्यों जीवन में दुख आते हैं, क्यों जीवन में सुखों की कमी होती है। कोई ना कोई ये ग्रहों का खेल होता है। लेकिन जीवन के हर पड़ाव पर जब सिर्फ दुख ही दुख आने लगे, तो भी ये किसी ना किसी ग्रह का खेल होता है। और वहां पर लाल किताब संहिता कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है एक इंसान के लिए, क्योंकि जब दुख आते हैं पूरे तरीके से वो टूट जाता है, हार जाता है, तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यदि दुख आएंगे तो इकट्ठे आएंगे, क्योंकि जब भाग्य प्रतिशत कम होगा, ग्रह ज़्यादा खराब होंगे, तो पहले एक ग्रह दुख देगा, फिर दूसरा ग्रह दुख देगा, फिर तीसरा देगा, फिर चौथा। इस तरह से दुखों की झड़ियाँ लग जाती हैं। और इसी तरह यदि खुशियाँ मिलती हैं व्यक्ति को, तो एकदम खुशियाँ के ऊपर खुशियाँ मिलती हैं। उसका एक कारण है कि आपकी वर्ष कुंडली में जब वर्ष का भाग्य आपका अच्छा होता है, तो उसमें कई ग्रह शुभ होते हैं। वो सभी ग्रह आपको जो अच्छे हैं, आपको शुभ समाचार देते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस साल में आपका भाग्य प्रतिशत कम है, वहां ग्रह भी बहुत ज़्यादा खराब होंगे, ग्रह योग भी बहुत ज़्यादा खराब होंगे। और एक ग्रह कष्ट देता है, फिर थोड़ी समय बाद आपको दूसरा ग्रह कष्ट दे देता है। उसका कष्ट खत्म नहीं होता तो तीसरा ग्रह कष्ट दे देता है। तो यदि हमें ये पता हो कि कब कौन कौन से ग्रह खराब आने वाले हैं, कब कौन कौन से ग्रह अच्छे आने वाले हैं, खराब ग्रहों के क्या क्या सही उपाय हैं, और वो भी अलग अलग प्रकार से, जैसे वैदिक ज्योतिष क्या बोलता है किसी ग्रह जब खराब है तो उसके उपाय के बारे में, लाल किताब क्या कहती है। यदि बुध 8वें घर में है या 12वें घर में है, तो वैदिक ज्योतिष क्या करेगा, वो कौन सा यज्ञ करवाएगा आपसे। माँ दुर्गा की आराधना यहां पर आपको मदद कर सकती है, हनुमान जी की आराधना यहां मदद कर सकती है। लाल किताब बोलेगा कि यहां पर स्टील का एक बेजोड़ छल्ला डाल लो। एक छोटा सा उपाय, जितना वो छल्ला चमकदार होगा उतनी आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो और भी उपाय हैं बुध खाना नंबर 8 के या बुध खाना नंबर 12 के। वास्तु में हम बोलेंगे कि सीढ़ियां साउथ दिशा में मत रखो और साउथ ईस्ट में मत रखो। फेंग शुई में भी हम इसी तरह कुछ वस्तुओं को वहां पर वर्जित कराएंगे। खास तौर से हम बोलेंगे कि जो बुद्धा है वो आप साउथ में मत रखो और साउथ ईस्ट में मत रखो। यदि आप रखेंगे तो बुध आपका और ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसी तरह
रत्न का यहाँ कोई प्रभाव नहीं आएगा। यदि हम रत्न यहाँ पर पन्ना धारण करते हैं तो वो शुभ हो जाएगा, अर्थात वो खाना नंबर 8 के बुध को खाना नंबर 12 के बुध को तो नहीं बदलेगा, खाना नंबर 8 के बुध को बदल सकता है। वो पन्ना वहां पर धारण करते हैं तो शुभता आ सकती है। तो इस तरह से जब हम अलग अलग शक्तियों के द्वारा, अलग अलग तरीकों के द्वारा अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत ही शीघ्र ही शुभता प्राप्त हो जाती है, अर्थात भाग्य नियंत्रण में आ जाता है। अशुभ ग्रह अपना अशुभ फल देना बंद करते हैं और शुभ ग्रहों के द्वारा, यानी कि जब हम शुभ ग्रहों के उपाय आपको बताते हैं कि आप, यदि आपका मान लीजिए सूर्य शुभ है और कहीं हमें आवश्यकता है उस माणिक्यों को धारण करने की, तो माणिक्य धारण करते ही आपको सरकार से फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह अशुभ ग्रहों को उपायों द्वारा कम करें, उनकी शुभता को, शुभ ग्रहों की शुभता को बढ़ाएं, तो आपके भाग्य में आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। अभी आचार्य जी एक कॉलर है हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम हमें बताइए। मेरा नाम लक्ष्मीलाल शर्मा है। आप अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स दीजिए। उस बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। 12 नवंबर 1977 का जन्म है। बच्चे का क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। 12 नवंबर 1977 शाम को 4:05 पर। जी। और जन्म स्थान कहाँ का है? अलीगढ़। क्या समस्या है इनकी? इसकी जॉब छूट गई है, जॉब नहीं लग रही है और घर में कलेश रहती है काफी। चलिए एक नज़र इनकी जन्म कुंडली पर डालते हैं। यहाँ पर जन्म के समय का इनका भाग्य केवल 11% शुभ था, अर्थात जन्म कुंडली काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ पर शनि, मंगल, सूर्य, चंद्रमा और बुध 5 ग्रह खराब हैं। जब इतने ग्रह खराब होंगे तो जॉब में भी समस्याएं आएंगी और भी जीवन के जो क्षेत्र हैं उनमें समस्याएं आएंगी, अर्थात 60% जो लाइफ की जो क्षेत्र हैं उनमें समस्या यहाँ बनी हुई है। 9 ग्रहों में 4 ठीक हैं, 5 खराब हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीवन में कहाँ कहाँ समस्या आ सकती है। सूर्य खराब है, सरकारी नौकरी में समस्या, सरकार से समस्या। मंगल खराब है, स्वास्थ्य की समस्या। राहु खराब है, शनि खराब है, चंद्रमा खराब है, बुध खराब है। इतने ग्रह यहाँ पे खराब है। लेकिन यहाँ पर यूं तो राहु अच्छा ग्रह है, छठे घर में बहुत ही अच्छा माना जाता है, और केतु भी बहुत अच्छा है, लेकिन यह अच्छा फल देता है 48 साल के बाद, उससे पहले नहीं। यहां पर सबसे पहले इस बच्चे की बुद्धि को ठीक करना होगा। बुध 8वें घर में है तो स्टील का एक बेड़ और छल्ला अवश्य धारण करना चाहिए। साबुत मूंग तांबे के लोटे में भरकर नदी में बहाना चाहिए, इससे बुध शुभ होगा। नाड़ियों का रोग इस बच्चे को हो सकता है, हमें चंद्रमा को भी शुभ करना होगा, क्योंकि पहले तो बुद्धि खराब, बुद्धि परेशान, तो नौकरी कहां से लगेगी। अब मन भी परेशान है, चंद्रमा भी यहां पर खराब है, तो पूर्वजों के निमित्त दूध और चावल, खीर आदि, चांदी आदि, ये कहीं ना कहीं पूर्वजों के निमित्त धर्म स्थान में देना चाहिए। यूं तो मंगल, सूर्य और शनि के भी उपाय करने चाहिए। और ये तो हुए जन्म कुंडली के उपाय। इसके बाद वर्ष कुंडली के उपाय करना चाहिए, देखना चाहिए कि वर्तमान वर्ष में भाग्य कहां पर है। अब हम इस साल के भाग्य की बात करते हैं जो 12 नवंबर से इनका शुरू होने जा रहा है। यहां पर भाग्य होगा इनका 64% शुभ, अर्थात भाग्य मीडियम है। यहां पर बहुत अच्छा नहीं कह सकता, कमजोर भी नहीं हम बोल सकते, लेकिन यहां पर भाग्य कारक गुरु मंदा है, 7वें घर में है इस साल की वर्ष कुंडली में। हमें गुरु को शुभ करना होगा, क्योंकि गुरु शुभ नहीं होगा तो भाग्य काम नहीं करेगा। केसर का तिलक तो अवश्य लगाएं। घर में रतियां या लाल रंग, ये जो चीजें हैं इनको कहीं ना कहीं पीले कपड़े में बांध के रखें, या मंगल या लाल रंग की चीजें पीले कपड़े में बांधेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आप डाक का पेड़ घर में ना रखें। काले इंसान से, काने इंसान से, या जिसकी औलाद ना हो, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें, क्योंकि वो आपको दुर्भाग्य दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं। इतना कुछ एक छोटे से कार्यक्रम में बताना तो संभव नहीं। सुझाव यही है कि लाल किताब संहिता अवश्य बनवाएं, उसमें जो जो सुझाव दिए जाएं, जो जो समय लिखा जाए, जिस समय उपाय करने हो वो उपाय करें। बच्चे की सफलता भी जीवन में मिलेगी, नौकरी भी लगेगी और मन में शांति भी मिलेगी, और बुद्धि भी एक संतुलित व्यवहार करेगी। यहाँ पर क्योंकि बुध भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है और मंगल भी खराब, अन्य ग्रह भी खराब है, जिस कारण से एकदम परेशानियां बढ़ी हुई हैं। इन खराब ग्रहों का उपाय आप करेंगे
तभी भाग्य में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। जी, अगर आप जानना चाहते हैं लाल किताब संहिता के जरिए अपना भविष्य जानना चाहते हैं, कौन से करियर का आपको चुनाव करना चाहिए ताकि आप आगे जाकर अच्छी नौकरी कर सकें, अच्छा बिजनेस आप कर सकें, और या फिर आपको कौन सी पढ़ाई आपको करनी चाहिए, इस तरह के सवाल अगर आपके मन में हैं, आप अगर अपने बच्चों को सही दिशा दिखाना चाहते हैं तो लाल किताब संहिता आपके लिए ही है। जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और लाल किताब संहिता ऑर्डर कीजिए, या फिर आप मोहन एस्ट्रोलॉजी में भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ पर फोन कर सकते हैं। आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आचार्य जी, अभी एक सवाल मुझे लगता है कि मैं जब भी आपके सामने आती हूँ बहुत से सवाल मेरे मन में होते हैं। एक सवाल ये जानना चाहती हूँ, बच्चों की जब बात होती है तो कोई भी माता पिता जो है वो अधिकतर बच्चों की कुंडली तब बनवाते हैं जब शादी की बात शुरू होती है, उससे पहले कुंडली नहीं बनवाई जाती। ऐसे माता पिता के लिए क्या सुझाव है? ऐसे माता पिता यदि पढ़े लिखे हैं तो मैं उन्हें अनपढ़ मानता हूं। पहली बात तो ये, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि आपको अपने बच्चे की जन्म कुंडली के बारे में पता ही नहीं है, उसके भविष्य के बारे में नहीं पता, तो आप उसका भविष्य कैसे संवारेंगे? पहले तो उसके बच्चे के पैदा होते ही हम छठे दिन उसका नाम रखते हैं। नाम निकलता है जन्म कुंडली से। नाम इसलिए रखा जाता है उसकी राशि के अनुसार ताकि उसके जीवन में शुभता बढ़े। यदि नाम हम अब उसकी राशि जो जन्म कुंडली के अनुसार निकली उसके विरुद्ध नाम रखेंगे, विरुद्ध अक्षर पे नाम रखेंगे, तो जीवन में उसकी कठिनाइयां बढ़ेंगी। हमें जन्म कुंडली से ये पता लगाना चाहिए कि उस बच्चे के लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या उसका व्यवसाय आगे चल के होना चाहिए, किस तरह की शिक्षा वो प्राप्त करे, किस फील्ड में उसे भेजें हम और किस समय में भेजें उसे। बच्चा हो सकता होनहार हो सकता वो उतना होनहार ना हो। यदि होनहार नहीं तो क्या उपाय करने चाहिए, इन सब बातों का तो जानकारी हमें केवल उसकी लाल किताब संहिता से ही मिल सकती है। जी। क्योंकि एक छोटी सी जन्मपत्री आप बनवा के केवल शादी के लिए रखेंगे कि केवल मैचिंग के टाइम काम आ जाए, तो आप भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने से भी और अपने बच्चे के भविष्य से भी, क्योंकि वो बच्चा आपके बुढ़ापे का सहारा है। यदि बच्चा अच्छा कोई इंसान बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, तो बुढ़ापा आपका सही गुजरेगा। लेकिन यदि आपने उस बच्चे का भाग्य अभी नहीं संवारा तो फिर आप अपना भी भाग्य खराब कर रहे होंगे। तो मेरे विचार में आपको अवश्य जन्म कुंडली बनवानी चाहिए, हर बच्चे की बनवानी चाहिए सही समय पर, और सही जन्म कुंडली बनवानी चाहिए जिसमें आपको उसके भाग्य का पूरा पता लग सके, सही उपायों का पता लग सके। कहीं कोई कमी है तो उसे आप दूर करें, क्योंकि ये आपका धर्म है, आप उसके माता पिता हैं। तो मेरे विचार में जन्म कुंडली अवश्य बननी चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि आज आपने ये जो मार्गदर्शन दिया है और आपने ये जो सुझाव दिया है, बल्कि सुझाव नहीं, मैं तो इसको आपका आदेश ही कहूंगी, और इसको हर किसी को जरूर मानना चाहिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। अब खुशियां होंगी आपके करीब और दुख होंगे आपसे बहुत दूर, यही हम चाहते हैं। लाल किताब संहिता आप अपने जीवन में जरूर शामिल करें, क्योंकि लाल किताब संहिता जब आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि आप अपनी खुशियों को, अपने सपनों को अपने जीवन में शामिल करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।